Hello student, welcome to all of you on my channel that is Success Path. With the inspiration of Unacademy, in the today's class, I'm going to deal some queries of the student related to the topic of statistical physics and optics. Let us proceed our first question. Our first question is that what are the drawbacks of Einstein model of specific heat of a solid? Einstein model of specific heat of a solid. This is one of the most important model of specific heat of a solid. Actually, there are three model of specific heat of a solid. One is Dulong-Pettit model, second is Einstein model and third one is Debye model. जो हमारा ये आइंस्टाइन मॉडल है, दिस इज द सेकेंड मॉडल ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सॉलिड. देयर आर सम ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल. Let us discuss this. Number one, this theory explains the variation of specific heat with temperature up to a certain temperature but fails at very low temperature. जो हमारे पास ये वाली थ्योरी है, आइंस्टाइन मॉडल वाली थ्योरी, इसने अपना आंसर काफी हद तक मीन्स काफी सर्टेन टेम्परेचर तक बिल्कुल एक्यूरेट दिया. लेकिन जब हमने लो टेम्परेचर की बात की तो यहाँ पर जो आंसर था वो मिसमैच हो रहा था with the experimental result. Second is, here it has been assumed that the atoms are vibrate independently with the same frequency. इसने एक बात ये कही थी कि यहाँ पे मीन्स किसी भी सॉलिड के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट होते हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं. इंडिपेंडेंट होने के कारण उन्होंने ये बात बोली थी यहाँ पे जितनी फ्रीक्वेंसी होगी हर एक एटम की वो सेम चलेगी क्योंकि यहाँ पर एटम्स अपने आप में इंडिपेंडेंट है. बट दिस एजम्पशन इज नॉट ट्रू. लेकिन बाद में एजम्पशन यहाँ पे ट्रू नहीं हुई थी. ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि अगर हम एक सिंगल एटम की बात भी करते हैं, in the case of the solid, a single atom is surrounded by a number of other neighborhood atom. एक सिंगल एटम के साइड में बहुत सारे और एटम प्रेजेंट होते हैं. बहुत सारे और एटम प्रेजेंट होने के कारण एक पर्टिकुलर एटम पे बाकी नेबरहुड एटम के कारण एक फोर्स एग्जिस्ट करता है जिसको कपल्ड फोर्स कहते हैं. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक सिंगल एटम पे जो नेबरहुड एटम्स हैं उनका इफेक्ट भी होता है. तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एटम्स आर नॉट वाइब्रेट इंडिपेंडेंट इन द केस ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सॉलिड. सो दैट्स व्हाई दिस इज द सेकंड ड्रॉबैक ऑफ आइंस्टाइन मॉडल ऑफ specific heat of a solid. Third is, since atoms are not independent and hence a single frequency does not be exist there. जैसे कि अभी हमने सेकंड में कहा कि क्योंकि यहाँ पर जितने भी एटम हैं वो आपस में इस अकॉर्डिंग वाइब्रेट करे हैं कि वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ड्यू टू द कपल्ड इफेक्ट. तो अगर यहाँ पे ये एटम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, सो दैट मीन्स वहां पे उनकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं हो सकती. तो इसका मतलब ये इसकी थर्ड ड्रॉबैक है. एक्चुअल में आइंस्टाइन ने ये बात की थी कि क्योंकि यहाँ पर सभी एटम इंडिपेंडेंट हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है. दैट मीन्स अगर एक एटम कोई एनर्जी को बाहर एमिट करता है तो जो दूसरा एटम होगा उसकी एनर्जी विद द फर्स्ट वन दिस इज इक्वल टू एच न्यू. यहाँ पे उन्होंने फ्रीक्वेंसी फॉर ए पर्टिकुलर एटम वो न्यू कंसीडर करके चली थी. तो यहाँ पर उनकी ये assumptions फेल हो गई थी. So these are some drawback of Einstein model of specific heat of a solid. Now, moving toward the second question, that is, which of the three models of theory of specific heat of a solid is closest to the truth? Means हमने क्योंकि यहाँ पे थ्री थ्योरी पढ़ी है स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सॉलिड की. फर्स्ट वन इज Dulong-Pettit मॉडल, सेकेंड इज आइंस्टाइन मॉडल एंड थर्ड इज Debye मॉडल. अब उन्होंने यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है कि इन तीनों में से कौन सी थ्योरी ऐसी है जो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है उसको सेटिस्फाइड करती है. यहाँ पे देखो जो फर्स्ट मॉडल था Dulong-Pettit मॉडल का, उनकी जो केस में यहाँ पर वो सभी टेम्परेचर के लिए सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था. वहां पर वो लो टेम्परेचर के केस में भी आपके पास आंसर एक्सपेरिमेंटल वाला नहीं आया, हाई टेम्परेचर के केस में भी नहीं आया,
यहाँ पर ये केस था कि कुछ ऐसे भी एटम्स थे, कुछ ऐसे भी सॉलिड थे जिनके केस में जो मेडिएटर टेम्परेचर होता है वहां पर भी आंसर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था। बट इन द केस ऑफ आइंस्टाइन, जो सेकेंड मॉडल था आइंस्टाइन के केस में, एक बेनिफिट ये था, वो हाइयर टेम्परेचर पे सभी रिजल्ट बिल्कुल सही दे रहा था, बिल्कुल एक्यूरेट दे रहा था, जो कि हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट होते हैं। लेकिन जब हमने लोअर टेम्परेचर की बात की तो वो फेल हो गया था, उनका आंसर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से काफी ज्यादा दूर हो रहा था। इनफैक्ट 28 टाइम्स का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा था। लेकिन जब हमने थर्ड मॉडल की बात की, दिस इज द डिबाई मॉडल, इन केस ऑफ दिस मॉडल द आंसर ऑफ स्पेसिफिक हीट इज काफी ज्यादा अप्रोच टू द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो डिबाई मॉडल है वो ज्यादा फिट बैठता है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से। नाउ थर्ड क्वेश्चन, how can we detect a plane polarized, a partially polarized and unpolarized light beam? मीन्स अगर हमारे पास हमें एक लाइट की बीम गिवन है और अगर हमें ये कहा जाए कि ये चेक करना है कि जो गिवन लाइट है वो प्लेन पोलराइज्ड है, पार्शली पोलराइज्ड है या फिर अनपोलराइज्ड लाइट है, तो हम इसको किस अकॉर्डिंग चेक करेंगे? इसको चेक करने के लिए स्टूडेंट वन थिंग मस्ट बी माइंड दैट कि जब भी हम किसी भी लाइट को चेक करते हैं तो हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो होता है क्वार्टर वेव प्लेट एंड सेकेंड वन इज द निकोल प्रिज्म। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले जो भी हमें लाइट गिवन होती है उसको हम क्वार्टर वेव में से पास करवाते हैं। पास करवाने के बाद हम फिर उस लाइट को निकोल प्रिज्म में से पास करवाते हैं। निकोल प्रिज्म में से पास करवाने के बाद हम क्या करते हैं, उस निकोल प्रिज्म को रोटेट करते हैं। रोटेशन में जब हम एक कंप्लीट रोटेशन देते हैं, रोटेशन के बाद हमें एक लाइट एमिट होती हुई दिखती है। जो लाइट हमें बाहर एमिट होती हुई मिलती है, अगर उसकी इंटेंसिटी में कुछ भी चेंज नहीं आया तो आपके पास जो लाइट है वो अनपोलराइज्ड लाइट है। लेकिन अगर वहां पे इंटेंसिटी में चेंज आता है तो आपके पास जो लाइट है वो क्या है, वो पोलराइज्ड लाइट है। हमने यहाँ पे क्या कहा, हमने यहाँ पे दो चीजें कंसीडर की, फर्स्ट वन इज द क्वार्टर वेव प्लेट, सेकंड इज द निकोल प्रिज्म। फिर हमने गिवन लाइट को पास करवाया क्वार्टर वेव प्लेट में से। क्वार्टर वेव प्लेट में से पास करवाने के बाद हमें जो लाइट एमिट मिली क्वार्टर वेव प्लेट में से, हमने उसे निकोल प्रिज्म में से पास करवाया। निकोल प्रिज्म में से पास करवाने के लिए हमने एक कंप्लीट रोटेशन दी निकोल प्रिज्म को। कंप्लीट रोटेशन जैसे हमने किसी निकोल प्रिज्म को दी, जो हमें लाइट बाहर एमिट होती हुई मिली, उसकी इंटेंसिटी में चेंज हो भी सकता है, चेंज नहीं भी हो सकता। अगर वहां पे इंटेंसिटी में चेंज है तो आपके पास जो लाइट बाहर एमिट होगी वो पोलराइज लाइट होगी, और अगर इंटेंसिटी में चेंज नहीं है तो जो बाहर लाइट मिल रही है वो अनपोलराइज लाइट है। अब हमारे पास ये सिचुएशन आती है कि हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पे इंटेंसिटी में चेंज है। अगर यहाँ पे इंटेंसिटी में चेंज है तो पॉसिबिलिटी ये भी अगर हो सकती है कि वहां पे जो लाइट बाहर पोलराइज मिल रही है वो किस टाइप की लाइट है, that may be plane polarized, that may be circularly polarized and that may be elliptically polarized। अब हम इससे कैसे चेक करेंगे कि अब हमारे पास किस टाइप की लाइट है? इसको डिस्कस करने के लिए वी आर कंसीडरिंग द फर्स्ट पॉइंट, beam is allowed to fall on a Nicol prism and Nicol prism is rotated. If on rotating the Nicol prism, light is completely dismissed twice in each rotation of the Nicol prism, then beam is plane polarized. What does it mean? हमने क्या किया, बीम जो हमें मिल रही है लाइट की उसको निकोल प्रिज्म में से पास करवाया। निकोल प्रिज्म में से पास करवाने के बाद हमने निकोल प्रिज्म को रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद अगर हमें जो लाइट बाहर मिल रही है निकोल प्रिज्म में से क्रॉस होने के बाद, वो इस टाइप से मिल रही है कि जो लाइट है वो दो बार कंप्लीटली डिसमिस्ड होती है। एक कंप्लीट रोटेशन में अगर लाइट दो बार कंप्लीटली डिसमिस होती है तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर जो हमें लाइट मिल रही है वो क्या है, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। अब सेकंड केस आता है, मान लो कि अगर अब आपके पास जो लाइट है मीन्स वहां पे वो 2 टाइम डिसमिस नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो बीम बाहर मिल रही है वो पोलराइज बीम नहीं है। अब अगर लाइट या बीम पोलराइज नहीं है तो आपके पास क्या केस हो सकते हैं, देन द पॉसिबिलिटी इज दैट
द बीम कैन बी सर्कुलरली पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड। अब सर्कुलरली पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड को हम कैसे चेक कर सकते हैं? इसको चेक करने के लिए वन थिंग मस्ट बी माइंड दैट अगर हम सर्कुलरली पोलराइज लाइट को पास करते हैं किसी भी क्वार्टर वेव प्लेट में से, तो हमेशा क्या होता है, वो क्वार्टर वेव प्लेट में से पास होने के बाद दो लाइट्स में ब्रेक हो जाती हैं। वो दो लाइट्स क्या होती हैं? फर्स्ट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, सेकेंड इज कॉल्ड ऑर्डिनरी रे। माइंडेड जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे होती है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ई रे, एंड ऑर्डिनरी रे दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ रे। तो यहाँ पर क्या किया हमने, अगर जो लाइट सर्कुलरली पोलराइज्ड है, तो अगर हम उसे क्वार्टर वेव प्लेट में से पास करवाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पर हमें दो लाइट मिलेंगी, एक ई रे होगा और एक ओ रे होगा। जो हमें अब यहाँ पे लाइट मिल रही है ये इस अकॉर्डिंग मिलेगी कि इन दोनों के बीच में एक पाथ डिफरेंस होगा, दिस इज इक्वल टू λ/4, दैट मीन्स जो वेवलेंथ का 1/4 होगा। अब हमने क्या किया, जो हमें अब ये दो लाइट मिली हैं, अब इन दोनों लाइट को वन बाय वन निकोल प्रिज्म में से पास करवाएंगे। निकोल प्रिज्म में से पास करवाने के बाद हमने फिर क्या किया, उस निकोल प्रिज्म को रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद अगर अब ईच रोटेशन में लाइट दो बार डिसमिस होती है, तो इसका मतलब जो गिवन लाइट है वो क्या है? वो सर्कुलरली पोलराइज लाइट है। हमने यहाँ पे क्या किया, आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर लाइट सर्कुलरली पोलराइज लाइट है तो क्या होगा, सबसे पहले उसको हम क्वार्टर वेव प्लेट में से पास करवाएंगे। क्वार्टर वेव प्लेट में से पास करवाने के बाद वो दो रेज में ब्रेक हो जाएगी, फर्स्ट इज कॉल्ड ई रे, सेकेंड इज कॉल्ड ओ रे। दोनों लाइट ब्रेक होने के बाद उनमें एक पाथ डिफरेंस आएगा, दिस इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द वेवलेंथ, दैट इज λ/4। उसके बाद जो दो रे हमें मिली हैं, हमने क्या किया, इसको निकोल प्रिज्म में से पास करवाया। निकोल प्रिज्म में से पास करवाने के बाद हमने इसको निकोल प्रिज्म को रोटेट कर दिया, गिवन अ कंप्लीट रोटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन में अगर जो हमें लाइट बाहर मिल रही है वो इस अकॉर्डिंग मिल रही है कि लाइट टू टाइम्स इन ईच रोटेशन डिसमिस होती है, तो इसका मतलब हमें जो लाइट गिवन होगी वो क्या होगी, वो सर्कुलरली पोलराइज्ड होगी। लेकिन आपके पास अब केस ये भी अगर हो सकता है कि वहां पर इंटेंसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा। इंटेंसिटी में चेंज ना होने का मतलब क्या है, हमें जो लाइट अब बाहर मिल रही है वो इस टाइप से मिल रही है कि वहां पे वो लाइट दो बार डिसमिस नहीं हुई। अगर इंटेंसिटी में चेंज नहीं हो रहा, दैट मीन्स लाइट टू टाइम डिसमिस नहीं हो रही, तो हम क्या बोलेंगे, जो हमें बीम गिवन है वो क्या है, दिस वाज अनपोलराइज्ड। तो आपके पास यहाँ पे चेक करने के लिए कि गिवन लाइट प्लेन है, सर्कुलरली है या अनपोलराइज्ड है, हम इससे अकॉर्डिंग इसको चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक थर्ड और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जैसे हमने किसी भी लाइट को निकोल प्रिज्म में से पास करवाया, फर्स्टली हमने क्वार्टर वेव में से पास करवाया, उसके बाद हमने इसको निकोल प्रिज्म में से पास करवाया। यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये हो सकती है जो हमें लाइट बाहर मिल रही है वो मैक्सिमम मिनिमम इस टाइप का पाथ को फॉलो कर दिया है। तो उस टाइमिंग पे हमें जो गिवन लाइट होगी वो क्या होगी, दिस विल द इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। Let us moving towards the next question, that is define microstate and macrostate in statistical physics. Statistical physics के टर्म में microstate और macrostates क्या होती हैं? Firstly, we are discussing about the microstate. Microstates की definition क्या है? The distinct arrangement of the particle of a system. एक सिस्टम के अंदर अगर हम कुछ पार्टिकल कंसीडर करके चल रहे हैं तो उन पार्टिकल की कितने डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट हो सकती हैं, दिस इज कॉल्ड द माइक्रोस्टेट। व्हाट डज इट मीन? इसको डिस्कस करने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं। लेट अस कंसीडर वी आर थ्री पार्टिकल्स दैट आर ए, बी एंड सी एंड टू कंपार्टमेंट्स। अब हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, हमने यहाँ पे तीन पार्टिकल लिए और यहाँ पर दो कंपार्टमेंट दिए हैं। अब हमारा जो एम है इन तीन पार्टिकल को दो कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब डिस्ट्रीब्यूट हम किस अकॉर्डिंग कर सकते हैं, व्हाट आर द पॉसिबिलिटी इन दिस सिचुएशंस? पॉसिबिलिटी आपके पास ये हो सकती है, जैसे फर्स्ट है कि फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर तीनों पार्टिकल चले जाएं, ए बी सी तीनों पार्टिकल फर्स्ट कंपार्टमेंट में चले गए हैं और सेकंड कंपार्टमेंट में कोई भी पार्टिकल नहीं गया। या सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है उसके अंदर दो पार्टिकल गए हैं ए और बी, और जो सेकंड कंपार्टमेंट है उसके अंदर सी पार्टिकल गया है।
या थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर दो पार्टिकल ए और सी गए हैं और जो सेकंड है उसके अंदर पार्टिकल बी गया है। सिमिलरली फोर्थ आपके पास पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फर्स्ट कंपार्टमेंट में पार्टिकल बी और सी गए हैं, सेकंड कंपार्टमेंट के अंदर पार्टिकल ए गया है। या फिफ्थ पॉसिबिलिटी ए बी सी, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट कंपार्टमेंट में पार्टिकल ए गया है, सेकंड में बी और सी गया है। सिक्स पॉसिबिलिटी कि फर्स्ट कंपार्टमेंट में पार्टिकल बी गया है, सेकंड के अंदर ए और सी गए हैं। सेवन पॉसिबिलिटी फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर पार्टिकल सी गया है और जो सेकंड कंपार्टमेंट है वहां पर पार्टिकल ए और बी गए हैं। एंड द लास्ट पॉसिबिलिटी दैट मे बी कि फर्स्ट कंपार्टमेंट कंप्लीटली एम्प्टी है और तीनों के तीनों जो पार्टिकल है वो कहाँ गए हैं, वो सेकंड कंपार्टमेंट में गए हैं। इसका मतलब जो हमने यहाँ पे केस कंसिडर किया था कि हमने यहाँ पे तीन पार्टिकल लिए, उन तीन पार्टिकल को जब हमें टू कंपार्टमेंट में ब्रेक करना था, डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो हमारे पास 8 पॉसिबिलिटी आई। अब जो सेकंड केस है, दिस इज द मैक्रोस्टेट। मैक्रोस्टेट क्या होती है? द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ सिस्टम विदाउट डिस्टिंग्विश देम। पार्टिकल की उस अरेंजमेंट को हम मैक्रोस्टेट कहते हैं जिसके अंदर हम पार्टिकल को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कंसीडर नहीं करते। इसका मतलब पार्टिकल को हम सेम कंसीडर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अरेंजमेंट वन है, अरेंजमेंट वन में हमने क्या कहा है, हमने यहाँ पे ये कंसीडर नहीं किया कि आपके पास पार्टिकल ए बी सी है या सी डी एफ है, आप कुछ भी पार्टिकल ले सकते हैं। यहाँ पे अरेंजमेंट वन में हमने सिर्फ इतना कहा है कि अगर हमारे पास दो कंपार्टमेंट है, फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर तीनों पार्टिकल चले गए, सेकंड के अंदर पार्टिकल नहीं गया, अरेंजमेंट फर्स्ट ये पॉसिबल है। या सेकंड अरेंजमेंट ये पॉसिबल है कि फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर टू पार्टिकल गए हैं, सेकंड कंपार्टमेंट में वन गए हैं। पार्टिकल कोई भी गया है फर्स्ट में, चाहे ए बी गया है, चाहे बी सी गया है, ये सी ए गया है, ये तीनों को हम एक ही अरेंजमेंट में कंसिडर करेंगे। थर्ड क्या है, थर्ड आपके पास अरेंजमेंट ये हो सकती है कि जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है उसके अंदर एक सिंगल पार्टिकल है, वो सिंगल पार्टिकल क्या है, वो सिंगल पार्टिकल जैसे हमने ए कंसीडर किया, और जो सेकंड कंपार्टमेंट है उसके अंदर दो पार्टिकल है। मीन्स अगर हम यहाँ पे ये मान ले कि फर्स्ट कंपार्टमेंट में सिंगल पार्टिकल है, सेकंड में आपके पास टू पार्टिकल है, पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं। या फोर्थ अरेंजमेंट आपके पास ये हो सकती है कि फर्स्ट कंपार्टमेंट कंप्लीटली एम्प्टी है और जो सेकंड कंपार्टमेंट है सारे के सारे पार्टिकल वहां पे गए हैं। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं मैक्रोस्टेट के अंदर जितने भी पार्टिकल्स थे हमने उनको डिस्टिंग्विश कंसीडर नहीं किया, हमने उनको सेम कंसीडर किया है। तो मीन्स जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल कंसीडर किया था कि हमारे पास थ्री पार्टिकल्स हैं और थ्री पार्टिकल्स को हमने टू कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट बनी है वो आपके पास 8 बनी है, बट जो नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट बनी है वो हमारे पास 4 बनी है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट मोनली इन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन आपके पास सेम कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। इसको अब डिस्ट्रीब्यूट या इसको माइंड में रखने का, इसको याद करने का हम कैसे फॉर्मूला बना सकते हैं, एक चीज ये ध्यान रखना, अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स n गिवन है और उस केस में हमें इन n पार्टिकल्स को टू कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होती हैं वो हमेशा 2⁻n होंगी। क्या कहा हमने, अगर हमें कुछ पार्टिकल्स गिवन है, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम n लेके चल रहे हैं, उन नंबर ऑफ पार्टिकल्स n को हमें टू कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो हमारे पास कितनी माइक्रोस्टेट पॉसिबल हो सकती है, वो 2⁻n हो सकती है। लेकिन अगर हमें सेम केस में नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट फाइंड आउट करनी हो तो वो हमेशा n+1 होती है। These are about the microstate and macrostate. These are some questions which was asked by different students, and I hope you will get the answer. But still, if you have any doubt, then write your doubt in comment box and I will definitely consider and give you answer as soon as possible. Now I'm going to leave. Till then, stay home, stay safe. Thank you.